नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा स्क्वीज किया क्योंकि कुछ हम जो कमोडिटीज के सेगमेंट के अंदर हम मेटल्स को डिस्कस करते हैं और पेट्रोकेमिकल्स को डिस्कस करते हैं, हम उनको बड़े शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे, फॉरेक्स को भी देखेंगे, कमोडिटीज को देखेंगे, जबकि अपने चौथे और आखिरी सेगमेंट इकोनॉमी वॉच के अंदर हमने एक सिनारियो बनाने की कोशिश की है जो करंटली डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, खासतौर पे आज के दिन के हवाले से, जहां पर रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान जो है वो एंटी टेरर फाइनेंसिंग जो है उस बिल की मंजूरी की तरफ जा रहा है। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन, आज कराची स्टॉक इंडेक्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त रहा और हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स जो है तकरीबन 428 पॉइंट्स के इजाफे के साथ जो कि इसके मुसलसल 12वें दिन की हम तेजी देख रहे हैं, 36,618 की सतह पर पहुंच गया और आज वॉल्यूम 2 गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में थोड़े से कम हुए, 324 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ 100 इंडेक्स में। लेकिन आज जिन कंपनीज के जो स्टॉक से ट्रेड हुए उनकी तादाद में इजाफा देखा गया। तकरीबन 97 जो कंपनीज हैं उनकी स्टॉक्स ट्रेड हुई, जिनमें से 64 पॉजिटिव, 32 नेगेटिव रहे। मार्केट डिटेल्स के अंदर सीमेंट ने दोबारा पोजीशन अपनी मुस्तहकम की है और ये हमें नजर भी आता है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए खास रियायत का ऐलान किया है और बैंक्स जो हैं वो भी तकरीबन 300 बिलियन रुपीज से ज्यादा जो फंड है वो एलोकेट कर रहे हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट जो 30 बिलियन रुपीज की सब्सिडी दे रही है किसी डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू। तो आज सीमेंट सेक्टर जो है वो जबरदस्त तरीके से ऊपर आया। ना फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसमें एक्सप्लोरेशन भी शामिल है, वो भी आज मार्केट लीडर है, जबकि कमर्शियल बैंक्स, जहरी बात है अब फाइनेंस की बात हो रही है तो कमर्शियल बैंक्स पीछे नहीं रह सकते। आज इंट्राडे नाज़रीन हमने देखा कि काफी तेजी देखी गई और मार्केट ऊपर ही की तरफ जाती हुई नजर आई। हमने देखा कि आज जो मैक्सिमम पॉइंट टच किया मार्केट ने वो 36,725 है, जो कि इशारा दे रहा है कि कल भी मार्केट बहुत ही पॉजिटिव रहने का बहुत ज्यादा इम्कान है। नाज़रीन, अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें, खासतौर पे जो स्टॉक मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक कंस्ट्रक्शन पैकेज है वो है, उसके अलावा एक इकोनॉमी के अंदर एक अपबीट नजर आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके के साथ इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दी जा रही है ये बहुत ही खुशाइंद है। हम ये देख रहे हैं कि रोजाना कोई ना कोई ऐसा फैसला होता है जो इकोनॉमी के हवाले से होता है। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं आज वो भी काफी हद तक पॉजिटिव रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है एक्चुअली उसकी पॉजिटिव रहने की वजह गवर्नमेंट की तरफ से खास तवज्जो है और हम ये देख रहे हैं कि तवज्जो आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हम बजट के बाद जो बजट के जो जितने भी टारगेट्स एंड गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो हम स्ट्रैटेजीज है वो हम जरूर देखेंगे। उनमें जो डेवलपमेंट्स नजर आएगी वो डेवलपमेंट्स जो है वो इक्विटी मार्केट, खासतौर पाकिस्तान की जो इक्विटी मार्केट है उसको इन्फ्लुएंस करेंगी। हम इसको ट्रैक भी करेंगे, मॉनिटर करेंगे और आपको रोजाना इंफॉर्म भी रखेंगे इंशाल्लाह। अगर हम चलते हैं वर्ल्ड स्टॉक मार्केट की तरफ तो हमने देखा कि आज एशिया के अंदर जबरदस्त इजाफा देखा कि तमाम के तमाम जो मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा देखा गया। हम जापान में इजाफा देख रहे हैं जो कि थोड़ी सी डिस्टर्ब मार्केट हमें नजर आ रही थी, क्योंकि रोजाना वहां पे 100 की तादाद में जो है वो कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक ने इसको काउंटर किया, दो जापान के अंदर ये रेशियो बहुत ही कम है, लेकिन आबादी के तनासब के लिहाज से जिस तरीके से मेजर्स लिए जाते हैं, जिस तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री जापान की है, कोरिया की है, सिंगापुर की है, वहां पर अगर एक केस भी आता है तो ये वहां की जो पॉलिसीज हैं और वो जो गवर्नमेंट की जो तमाम स्टेप्स हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि डिस्पाइट केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एशिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कंसर्न था वो ये था कि क्या चाइनीज की जो चाइनीज पॉलिसीज हैं क्या वो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बेहतर है या नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और जिस तरीके डिस्पाइट आज
चाइना की तरफ से यूएस के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन पे जो है वो थोड़ी सी कुछ उनके ऊपर एतराजात लगाए गए हैं, उनको ब्लॉक किया जा रहा है, उनको काउंटर किया जा रहा है, और हमें यूएस सीनो जो टेंशन है थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो टेंशन है ये बहुत जल्दी खत्म भी होने का इम्कान है, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प जो है, जो प्रेसिडेंट है यूएस के, ओपन इलेक्शन कैंपेन की तरफ जा रहे हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करवाएं। तो अगर चाइना की टेंशन बढ़ती है और अगर एक सॉलिड रिप्लाई यूएस की तरफ से आता है तो ट्रम्प जो है उनकी कैंपेन को फायदा होगा। मगर हम ये देख रहे हैं कि इससे जो वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा और यूएस की अपनी ट्रेड पे बहुत असर पड़ेगा। तो अब जिस तरीके से पिछले महीने इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नेगेटिव आया, बहुत ज्यादा नेगेटिव आते जा रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर जाया जाए। अब नाज़रीन बात ये नहीं है कि चाइना ने अपनी प्रोडक्ट्स यूएस को बेच दी, थिंक इज दैट कि यूएस के पास कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स है वो चाइना को बेच सकता है। बहरहाल ये डेवलपमेंट्स चलती रहेंगी। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल ईस्ट की तमाम जो स्टॉक मार्केट्स है वो आज नेगेटिव रही। हमने देखा कि खास तौर पे ऑयल की प्राइसेस में कमी के बाद इंडेक्स जो है तीनों के तीनों गिर गए हैं। अगर हम नाज़रीन यूरोप की मार्केट्स की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट क्लोजर से कुछ देर पहले तक तमाम की तमाम मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं वो पॉजिटिवली ट्रेड कर रही हैं, और इतने पॉइंट्स में इजाफा देखा जा चुका है कि आप तमाम की तमाम पॉजिटिवली ही क्लोज करेंगे। नाज़रीन हम ये देख रहे हैं कि यूरोप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजरें भी आज यूएस की स्टॉक मार्केट्स की तरफ हैं, खासतौर पे उनके इन्वेस्टर्स की तरफ हैं। ना फिर अब हम इसको साथ ही हम यूएस की स्टॉक मार्केट्स को भी देख लेते हैं। आज यूएस के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली आगाज किया है, और 10 AM तक तो बहुत ही पॉजिटिव मार्केट नजर आ रही है। उसकी वजह ये क्योंकि ये जो हफ्ता है नाज़रीन यूएस के इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब से ये जो अर्निंग सीजन है वो स्टार्ट हो गया। बहुत सी जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड अनाउंस करेंगी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिस तरीके से आज एशिया के मार्केट पॉजिटिव रही है, वहां के इन्वेस्टर्स भी, यूरोप के इन्वेस्टर्स और यूएस के इन्वेस्टर्स तो ऑलरेडी दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो अर्निंग्स होंगी वो फोरकास्ट से बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। नाज़रीन अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही खुशाइन बात होगी, और इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो रॉकेट हाई हो जाएगा। नाज़रीन अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में आज पाकिस्तान रुपए की पिटाई हुई है, और हमने देखा कि तकरीबन 28 पैसा डेप्रिशिएट करके आज रुपए जो 166.63 पर क्लोज हुआ है। हमने देखा कि आज एनालिस्ट के मुताबिक आज डल ट्रेडिंग रही है। ना फिर डल ट्रेडिंग नजर आ भी रही थी। हम ये देख रहे थे कि जिस तरीके से आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है कि रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, ये पॉजिटिव वे में जाना चाहिए था रुपया, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अभी भी यूएस डॉलर की डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर हफ्ते तकरीबन कोई ना कोई कर्जा वापस करना है। अगर हर हफ्ते नहीं तो हर महीने वापस करना है। दो हमें बहुत सी रिलैक्सेशन मिली, लेकिन बहुत से ऐसे कर्जे जो हमें वापस करने हैं उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा, अब नया साल स्टार्ट हो गया है, बहुत सी नए टैक्सेस नहीं लगे, तो इंपोर्ट जो हैं हमें वो नजर आएंगी क्योंकि नया साल है। वही बात है, वही बात है जो हमने पिछले सेगमेंट बात की कि जो स्ट्रैटेजीज होंगी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो नजर आएंगी, और दूसरी तरफ से जो बिजनेस या मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से आपको एक्टिविटीज नजर आएंगी। तो यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच होने जा रहा है, और हम ये देखेंगे कि ये जो रुपया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 160-165 के लेवल पर आ जाए, शायद आ तो जाए, लेकिन नाज़रीन लॉन्ग टर्म में रुपया जो है वो मार खाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने देखा कि इंटरबैंक की जो एक साल की जो ट्रेडिंग के ऊपर जो पैसा की आमदोरफ्त जारी है वो तकरीबन वो 174 रुपीज तक है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। हम ये देख रहे थे तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले कि जो एक साल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 6 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो 155-156 रुपीज पर थे, जबकि उस वक्त रुपया जो था 159-160 रुपीज पे था। तो इससे साबित और जाहिर हो रहा है मार्केट अब कैसे बिहेव करती है तो आपसे वक्त बताएगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या फोरकास्ट कर सकते हैं कि रुपया को मार पड़ेगी, और ये अगले चंद महीने के अंदर हमें नजर आ जाएगा कि अब ये 170 की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है।
बहरहाल अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 166 टू 167.5 पे रही है, और आज पाउंड स्टर्लिंग और यूरो दोनों के अगेंस्ट रुपया की पिटाई हुई है, और दोनों बिल तरतीब 210 रुपए और 188 रुपए पर क्लोज हुए हैं। नाज़रीन, मैं आपके साथ एक और पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं यूएस डॉलर की सिचुएशन वर्सेस द बास्केट। हम ये देख रहे थे कि 2.2% स्लिप हुई है, लेकिन अभी भी 96.5 पर है, जो कि बहुत बेहतर है, मुस्तहकम पोजीशन है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की पिटाई जारी है, और डॉलर ने आज कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी जो है उनके अगेंस्ट गेन किया, लेकिन अभी भी बहुत सी सेंसिटिव या इमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं उनके खिलाफ वो उसकी पिटाई हो रही है। बेसिक वजह हमें जो नजर आ रही है एनालिस्ट के मुताबिक, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर से इन्वेस्टमेंट निकल के यूरो की तरफ आ रही है, और हम भी आपके साथ 2 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं यूरो की पोजीशन क्या है। नाज़रीन, यूरो की पोजीशन आप देखिए कि बिल्कुल मुस्तहकम नजर आ रही है और सबके अगेंस्ट पॉजिटिव है। तो ये जाहिर करता है कि अब यूएस डॉलर की करेंसी जो है इसकी भी पिटाई मुझे हमें दिखती हुई नजर आ रही है लॉन्गर टर्म में। बहरहाल यहाँ पर जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते डॉलर जो है वो थोड़ा सा वीक रहेगा। अभी उसके बाद नजर आएगा कि अगर रिजीम चेंज आता तो डॉलर थोड़ा सा वीक हो जाएगा, वरना अगर रिजीम चेंज नजर नहीं आता तो डॉलर स्ट्रांग पकड़ जाएगा, और इकोनॉमिक रिकवरी अगर ज्यादा हो जाती है तो डॉलर तो बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल जो है नाज़रीन आज 1 PM GMT तक इसकी प्राइस में कमी देखी गई है। आज इसको एशिया में भी जो है इसकी प्राइस में कमी हुई है। हम ये देख रहे हैं नाज़रीन, जो कंसर्न्स हैं सप्लाई एंड डिमांड के वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका जो गैप है वो स्क्वीज हो जाएगा। मैं आपके साथ एक और चार्ट शेयर करना चाहता हूं जो IEA की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट अपडेशन है। उसके मुताबिक नाज़रीन अगर हम गौर करें Q2 2020 के अंदर हमें जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये स्टॉक्स कितने ज्यादा नजर आ रहे हैं, और अगर हम गौर करें सप्लाई जो है वो भी कम हो रही है, डिमांड भी कम हो रही है। लेकिन Q2 के मिड से लेके Q3 तक आप देखे इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन Q3 में जो स्टॉक्स हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं अपने करंट लेवल से या अपने गुज़श्ता लेवल से। लेकिन हम ये देख रहे हैं डिमांड सुपरसीड करती जा रही है सप्लाई को, और ये सुपरसीड कहां तक करती जा रही है? Q4 of 21, which is a very 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 positive development ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। अगर इस तेल की कीमत को इस्तेहकाम मिलता है, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेहतर, हम दुआ करते हैं इस्तेहकाम हमें नजर आए। अभी भी जो तेल है नाज़रीन वो 40 to 41 जो डॉलर है उस तक हमें नजर आ रहा है। आज जो डॉलर की कमी की वजह एनालिस्ट के मुताबिक और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, यूएस के अंदर जो कोविड-19 के जो केसेस हैं उसमें हमने देखा कि फ्लोरिडा की रियासत के अंदर एक दिन में 15,000 नए केसेस रजिस्टर हुए। नाज़रीन ये याद रखिएगा, ये केसेस इसलिए ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत सी जो कंपनीज हैं वो ओपन हो रही हैं और बहुत से एम्प्लॉयज उनके वापस आ रहे हैं और उनकी टेस्टिंग हो रही है। तो टेस्टिंग के दौरान ये लोग जो क्वारंटीन थे, क्वारंटीन कह लें या घर के अंदर लॉकडाउन की वजह से अपने घर से वर्किंग कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो अपने टेस्ट अब दे रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि उनकी केसेस इजाफा हो रहा है। पिछले हफ्ते के पहले दिन तकरीबन 50,000 केसेस आए थे और ये अब 15,000 केसेस आए हैं। हम ये डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं कहेंगे, ये अपवर्ड ट्रेंड है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस की जो रोजाना की बुनियाद पर अगर हम तब्दीली देखें उसमें जरूर कमी बाकी है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या यूएस अभी पीक पर पहुंच गए? ना फिर ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए जो ऑयल है उसकी प्राइस में आज कमी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान ऑयल की तरफ अभी आ ही नहीं रहा, अभी भी वो प्रेशियस मेटल गोल्ड की तरफ कर रहे हैं। इक्विटीज की मार्केट हमें इस हफ्ते स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, पिछले हफ्ता भी काफी स्ट्रांग रही है, 2-3 हफ्ते स्ट्रांग रही है मार्केट। तो इन्वेस्टर्स जो कह रहे हैं, सॉरी एनालिस्ट कह रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है वो समझदारी से काम नहीं ले रहे, क्योंकि जब तक वो ऑयल में इंटरेस्ट नहीं लेंगे ऑयल कभी भी मुस्तहकम नहीं होएगा। और इक्विटीज जो है ये रोजाना की बुनियाद पर होती है और बहुत ज्यादा रिस्कियर है, जबकि तेल जो है ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। लेकिन नाज़रीन हमें यहाँ पर भूल आनी चाहिए कि ऑयल सेफ हेवन नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स इस वक्त जहां पर
यही एनालिस्ट कह रहे हैं कि अवाम को 30 to 40% सेव करके रखना चाहिए। यहीं पर ये कह रहे हैं इन्वेस्टर जो हैं अपनी जो पोर्टफोलियोज है उसमें ऑयल को ऐड करें, और जिस तरीके से पहले इंटरेस्ट लेके ट्रेडिंग करते तो उस तरीके से आए, जो कि हमें आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डिमांड के अंदर अभी भी स्लम्प है। दो EIA की रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव है आज, जो नया चार्ट आपके साथ शेयर किया, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स अभी भी रिलक्टेंट है रिस्क एफर्ट्स की तरफ। इक्विटीज में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इक्विटीज में नाज़रीन हर क्वार्टर के अंदर कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होता है जिसके अंदर हमें सीजनल इंपैक्ट्स नजर आते हैं, इसलिए वो इक्विटीज की तरफ चले जाते हैं। वरना हम बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उनके रिजर्व, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन इन्वेस्टर जो है उनकी की पूरी तवज्जो जो है वो सब प्रीशियस मेटल की तरफ है, फर्क से भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं हमें वो। नाज़रीन अगर हम बेस मेटल्स को डिस्कस करें तो हमने देखा कि आज कॉपर जो होवर कर रहा है $666 पर टन पर, जो कि 2 साल के अंदर सबसे बड़ा पीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका जो डिमांड है उसमें इंपैक्ट्स आ सकते हैं। हमने पहले डिस्कस कर रहे हैं नाज़रीन के जो पार्टिसिपेंट्स उनको तैयार रहना चाहिए कि किसी भी वक्त जो कॉपर उसकी प्राइस के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा सकता है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, इन्वेंट्री ग्लट मौजूद है, लेकिन एल्यूमिनियम की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। और अगर हम देखें नाज़रीन प्रीशियस मेटल्स को, प्रीशियस मेटल्स हमें नजर आ रहा है गोल्ड जो है वो 1811-1812 के लेवल पर अभी भी परसिस्ट कर रहा है, जबकि सिल्वर जो है उसने $19 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको क्रॉस कर लिया और $20 की तरफ जा रहा है। नाज़रीन इंशाल्लाह कल हम जो है तफसील के साथ अपनी मेटल्स को डिस्कस करेंगे और पेट्रोकेमिकल्स को भी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जो ऑफर रहे होंगे वो कल रेप्लिकेट होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन अब हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच की तरफ। इकोनॉमी वॉच में नाज़रीन हमने आज थोड़ा सा लिंक्स बनाए हैं। हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है 2018 में ग्रे लिस्ट में आया था और हमें अंदेशा है तब से कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है और इसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। लेकिन जिस तरीके से एफर्ट्स की जा रही हैं, खास तौर पे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए हम्माद अजहर को, जो कि हमारे आजकल इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, लेकिन उससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं थे मेरे ख्याल से, शायद फाइनेंस मिनिस्टर ही थे मेरा ख्याल है, सॉरी नाज़रीन माफ़ी चाहता हूं मैं। उनकी एफर्ट्स जो थी वो हमें नजर आ रही थी। अब हम ये नाज़रीन लिंक क्या मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं उसमें जून के महीने में गुज़श्ता जून 2019 के मुकाबले में 51% इजाफा हुआ है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्यूमुलेटिव अगर तरीके से देखा जाए तो 6.4% इजाफा देखा जा रहा है। इस महीने तकरीबन $2.5 बिलियन आया है और पिछले साल 1.63 था। इस साल इन लोगों ने 23.12 बिलियन का टारगेट अचीव किया है, जो कि इनके टारगेट से बहुत ही करीब है। द थिंग इज दैट नाज़रीन हमें रेमिटेंसेस के पैसे ज्यादा हैं इस महीने जून के अंदर। एक तो बेसिक वजह कि बहुत सी इकोनॉमीज वो ओपन हुई है और लोगों ने जो पैसे थे वो भेजे कोविड-19 को काउंटर करने के लिए अपनी फैमिलीज को। दूसरा, जुलाई के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि फिगर ज्यादा हो सकता है क्योंकि ईद आ रही है, और दूसरा इकोनॉमीज रीओपन हो गई है और थोड़ी सी हमें डलनेस नजर आ रही थी रेमिटेंसेस के अंदर, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। हम एक और चीज देख रहे हैं कि नाज़रीन हवाला और हुंडी जो कि इनफॉर्मल वेज थे पैसा भेजने के, क्योंकि इनकी सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, इस वजह से जो फॉर्मल वेज है, जो बैंकिंग चैनल्स हैं, उसके थ्रू पैसा आ रहा है। ये वो पैसा भी हो सकता है कि जो पहले फॉर्मल वेज में आया करते थे, हो सकता है वो कम हो गए, जो इनफॉर्मल थे वो बढ़ गए हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये ट्रूली ये डिपिक्शन है कि जो स्टेप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिए, जिसके अंदर उन्होंने जो लोवेस्ट लिमिट रखी थी मुफ्त पैसा भेजने की, $200 से कम करके $100 कर दी, जिसके बाद लोगों ने चाहे पैसे कम भेजे लेकिन पैसे भेजे, फ्री भेजे। एक और नाज़रीन यहां पर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसको बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और जो कि पिछले साल 8% कॉन्ट्रैक्ट कर गया था पूरी की पूरी इंडस्ट्री, लेकिन इस साल हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। एक तो कोविड-19 में एम्प्लॉयमेंट को उसमें इंक्रीमेंट के लिए, ताकि लोग जो है वो बेरोजगार ज्यादा ना हो। और हम अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन बड़े खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाइड है, आप किसी भी सेक्टर में प्ले कर सकते हैं, बहुत चांसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, रूम ही रूम है
آگے جانے کا. لیکن دیکھنا یہ کہ پالیسی شفٹ کیا ہوتا ہے. یہاں پر پالیسی شفٹ ہمیں کنسٹرکشن کی طرف نظر آ رہا ہے. اچھی بات ہے, 5 مرلے کے مکان پر 5% ہے انٹرسٹ ریٹ, 7 یا 10 مرلے کے مکان پر تقریباً 7% انٹرسٹ ریٹ ہے. حکومت کی طرف سے سبسڈی $30 بلین کی ہے. بینکس جو ہے 330 ارب روپیہ رکھ رہے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے زوم بھی کرتا ہوں. No source of income required until December 2020. ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور میں اس کا لنک کریٹ کرنے والا ہوں. اب آج ہمارے اکانومی واچ دیکھا جائے تو سیگمنٹ سارٹ کی جا رہے ہیں جس میں ہم خاص دھیان دے رہے ہیں. Why Uzair Baloch case at this time. ناظرین کیا وجہ کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ Uzair Baloch کو ڈسکس کر رہی ہیں, جبکہ ایف اے ٹی ایف کے اندر ہمیں ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے, ہم اپروو نہیں, ابھی ان کی گرے لسٹ سے نکلے نہیں ہیں. کیا وجہ ٹیرر فائنینسنگ کا جو بل ہے وہ آج ہو رہا ہے اور جو کہ مجھے کہ منظور ہو جائے گا کیونکہ یہ بل ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ پاکستان تو بالکل ہی بلیک لسٹ ہو جائے گا, پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا. اپوزیشن پارٹیز بھی اس کو مجھے یقین ہے اس کو سپورٹ کریں گی. کچھ شور شرابہ نظر آئے گا, ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ اپروو ہو جائے گا. ناظرین 27 پوائنٹ کا جو ایکشن پلان ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہم نے بہت کچھ کر لیا تھا لیکن بہت سی چیزیں ابھی بھی ایسی تھیں. جس طرح ہمیں پتہ لگا کہ اربوں ڈالر پاکستان کا باہر گیا منی لانڈر ہوا ہے, اس کے حوالے سے کیا سٹیپس لیے گئے, کوئی سٹیپس نظر ہی نہیں آئے تھے. ہاں بہت سی چیزیں ہو رہی تھی جو کہ لنک بھی تھی ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے, تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. کور پوائنٹس کور نہیں ہو رہے تھے. یہ جو آج ریزولوشنز پاس ہوں گی ناظرین, جو بلز پاس ہوں گے آج یہ کور چیزیں دیکھی جائیں گی. یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی طرف سے جو ریزولوشنز ہیں 1267 اور 1373 ان دونوں کو بھی کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. اکنامک ٹیررزم ایک نئی ٹرم ہے جو کہ آج ڈسکس ہوگی بل کے اندر, جس میں ابھی بھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ روپے سے زیادہ ایکول یا زیادہ جو پیسے بھیجے گئے انفارمل ویز میں وہ اکنامک ٹیررزم کہلائیں گے. ناظرین ابھی بھی چانس یعنی کہ 4.99 کروڑ تک آپ پیسہ انفارمل ویز میں بھیج سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان جیسے اتنے پھنسے ہوئے ملک میں جہاں پر اتنی کرپشن ہے وہاں پر ابھی بھی تقریباً 5 کروڑ روپے تک کی جو ہے چھوٹ دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے ساتھ جو زوم کیا تھا کہ نو سورس آف انکم ریکوائرڈ انٹل دسمبر 2020, یہ بھی دیکھیں ناظرین, پیسے نہیں پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آیا ہے. یہ وائٹ منی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ Uzair Baloch کا کیس اس وقت پاکستان ایف اے ٹی ایف کے میجرز کو کاؤنٹر کر رہے, گرے لسٹ سے نکلنا ہے. اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو 5 کروڑ روپے دیا گیا, اس کو 50 لاکھ روپے دیے گئے, انہوں نے اسلحہ خریدا. یہ اس وقت کیوں ڈسکس ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو, ہمارے پولیٹیکل فورسز کو؟ کیا پالیسی ان کو بنانا نہیں آ رہی ہے یا ان کے دماغوں میں نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت انتہائی نازک صورتحال سے گزرا. اگر پاکستان خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے, جو کہ ہر کوئی چاہتا ہے, انڈیا چاہتا ہے, افغانستان چاہتا ہے, امریکہ تک چاہتا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے, اور اس سے بھی اپنا کیس اٹھا رہے ہیں اور کرنا کچھ نہیں انہوں نے, کیونکہ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو 3 سال پہلے کر چکے ہوتے. تو ناظرین یہاں پر میں پوائنٹ یہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ اکنامک ٹیررزم کی جو ایک تو انہوں نے نئی ٹرم جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں 5 کروڑ روپے تک کا کی چھوٹ دی جا رہی ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے ایسے کیسز ہوں گے جہاں پر انسالوینسی کے کیسز آتے ہیں اور وہ ریزالو نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے جتنے نئے سٹارٹ اپس آتے ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے. اور آپ کی جو لو انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتی ہیں, آپ کی ایف آئی اے ساتھ نہیں دیتی ہے ان کیسز میں. آپ جانتے ہیں کہ کتنی کرپشن ہے. کرپشن پاکستان میں اس وقت تقریباً 70 کروڑ روپے روز کی ہو رہی ہے, جو کہ بہت ہی بری بات ہے. پہلے اربوں روپے ہوتی تھی, اب کروڑ روپے ہوتی, ابھی بھی ہوتی ہے, اور آپ نے اجازت دیتی ہے کہ آپ 5 کروڑ روپے تک کی کرپشن کر سکتے ہیں, آپ انفارمل وے سے بھیج دیں. It's too much. 1 روپے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ مجھے بتائیں ناظرین, ہم جب ایئرپورٹ سے جاتے ہیں تو کیا ہم $1000 رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم رکھ لیں تو کسٹم والے جو ہیں وہ تو ہماری کھال اتار دیتے ہیں جب تک آپ کو سرٹیفکیٹ نہ ہو, پروف نہ کر سکیں کیسے آئے, آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں. ہم باہر سے پیسہ نہیں لا سکتے اگر ہم اپنی سیلری سے زیادہ پیسہ لے کر آ رہے ہیں. تو کیا یہ جو وائٹ کالرز ہیں
जो बड़े वाले वाइट कॉलर्स हैं, क्या उनके लिए सब कुछ इजाजत है? जो ब्लू एंड जो लोअर क्लास के वाइट कॉलर्स हैं उनके लिए आपको कुछ नहीं है? हालांकि ज्यादा देखा जाए तो पाकिस्तान का तबका इन्हीं लोगों पे वो करता है। तो आपने फिर एक छोटे से तबके को वो गुंजाइश दे दी है कि आप ठीक है आप प्ले करो। अब वो जो छोटा सा तबका है वो एक्सपेंड करके बड़ा तबका भी हो जाएगा, क्योंकि 5 करोड़ तक की आपने इजाजत दी हुई है। देखते हैं अभी क्या सूरत हाल सामने आती है, और मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी चीजें हैं ये, अगर ऐसी कानून साजी अभी भी की जा रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी शिफ्ट नजर आए, और पाकिस्तान को पता हो कि उसने टारगेट्स अपने क्या पूरे करने हैं। कोई ये अपने रेवेन्यू के टारगेट्स को पूरे करना, ये कोई टारगेट्स नहीं है, ये तो पिछले 70 सालों से चीजें चल रही हैं। और अगर अभी भी एफबीआर काबिल नहीं है तो नाज़रीन, आप एफबीआर के गवर्नर शबर जैदी साहब जैसे बेहतरीन इंसान को भी लेकर आ जाए, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप किसी को भी लेकर आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकेगा जब तक आप पैराडाइम शिफ्ट नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इतनी जरूरी हैं कि आपका जो छोटा शख्स है वो चाहे जॉबलेस हो जाए, लेकिन अगर वो करप्ट है उसको उठा के बाहर फेंक दें, तब जाके नाज़रीन ऐसा होगा, वरना तो पाकिस्तान में कोई तब्दीली नजर आती हुई नजर नहीं आएगी। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज का प्रोग्राम में इतना ही कुछ, इंशाल्लाह कल दोबारा नए अपडेट फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हाजिर होंगे। खास तौर पे हमारा जो फोकस होगा वो मैटर्स में होगा और इक्विटीज होगा। ये पूरा हफ्ता हम इक्विटीज को और मैटर्स को देंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें ग्लोबली और पाकिस्तान में नजर आएंगे, हम उनको इंशाल्लाह शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और आपके साथ इंशाल्लाह ब्लू इकोनॉमी के हवाले से भी इस हफ्ते हमने एक प्रोग्राम करना है, क्योंकि एक नई टॉपिक है ये, गवादर के हवाले से ये बनने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद नजर आ रहा है, एक सिनारियो शिफ्ट सिनारियो में नजर आ रहा है जो कि क्रिएट हो रहा है फ्यूचर के लिए। तो हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए अपने मेजबान एहसान इकबाल को इजाजत दीजिए, and keep watching Business News Daily on our YouTube channel. उसका जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, और उसके साथ साथ हमारा जो ट्विटर हैंडल है उसको लाइक कीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।